एक आर्टिकल है जिसकी हेडिंग है इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये एक प्रोफेसर हैं जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उनका नाम है प्रभाष रंजन। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। पहले तो मैं ब्रीफ ऑर्गेनाइज तरीके से बताऊंगा कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। उसके बाद इस आर्टिकल में कई चीज़ों का जिक्र किया है, कई एक्ट्स का जिक्र किया है। उनको डिटेल में समझेंगे कि उसमें लिखा क्या है, उनका मतलब क्या है। कई केसेस का जिक्र किया, उन केसेस का मतलब क्या है, ताकि हमें ये आर्टिकल पूर्ण रूप से समझ में आ सके कि इस आर्टिकल में ये प्रोफेसर कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस PIL ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इजराइल। Earlier this month, India's Supreme Court dismissed a public interest litigation asking the central government to stop exporting defense equipment to Israel. इन्होंने सबसे पहले कहा कि इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसने ये मांग की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना बंद करे। द रीज़न, इसका कारण क्या है? इट वॉज अलेज्ड दैट इजराइल वॉज कमिटिंग वॉर क्राइम्स इन गाज़ा। वो क्या है, उनका कारण ये था PIL का, वो ये कहना चाह रहे थे कि इजराइल जो है वॉर क्राइम कमिट कर रहा है गाज़ा में। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू इंटरवीन। कोर्ट ने बीच बचाव करने से मना कर दिया। स्टेटिंग दैट डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी आर आउटसाइड इट्स डोमेन। कहा कि भाई फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे डोमेन के हस्तक्षेप के बाहर है। द बिगर इशू, सेकेंड पॉइंट क्या है? द बिगर इशू इज इंडियाज एस्पिरेशन टू बी अ डिफेंस एक्सपोर्ट लीडर। जो सेकेंड इशू ये जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि द कंसर्न रेज्ड बाय द PIL इज़ नॉट जस्ट अबाउट इजराइल। जो कंसर्न है PIL ने जो रेज किया वो सिर्फ इजराइल का नहीं है, इट इज़ अ ब्रॉडर इशू फॉर इंडिया। ये एक बड़ा इशू है इंडिया के लिए, विच इज़ एमिंग टू बिकम अ मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर, जो कि एम करके चल रहा है अपने आप के लिए कि हम एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बने। मैनी अदर कंट्रीज़, काफ़ी और कंट्रीज़ हैं लाइक नीदरलैंड्स एंड द UK हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड सर्टेन डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इजराइल। उन्होंने बंद कर दी हैं कुछ डिफेंस की एक्सपोर्ट्स इजराइल के लिए। दे डिड सो बेस्ड ऑन लॉज that prohibit exporting weapons if they might be used to violate international humanitarian law। उन्होंने ये किया, कैसे किया, क्या आधार क्या था उसका? वो कानून जो कि रोकते हैं वेपन्स को एक्सपोर्ट करने से अगर वो वायलेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। मतलब अगर किसी कंट्री को आप दे रहे हो कोई वेपन, मगर उस वेपन का इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा है कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के जो सिद्धांत हैं उनको अगर ब्रीच कर रहा है, उनको अगर वायलेट कर रहा है, उनको अगर तोड़ रहा है, तो आप जो है उसको वेपन नहीं देंगे। सच एज कमिटिंग वॉर क्राइम, जैसे कि वॉर क्राइम कमिट करना। एग्जाम्पल फ्रॉम द नीदरलैंड, अ डच कोर्ट ऑर्डर्ड द गवर्नमेंट टू ब्लॉक द एक्सपोर्ट ऑफ पार्ट्स फॉर F-35 फाइटर जेट्स टू इजराइल। एक डच के कोर्ट ने ऑर्डर किया सरकार को कि भाई आप ब्लॉक करें एक्सपोर्ट का F-35 के जो कुछ पार्ट्स हैं उनको इजराइल को देना बंद करें। एग्जाम्पल फ्रॉम द UK, द UK गवर्नमेंट रिव्यूड इजराइल्स कंप्लायंस विद IHL। UK गवर्नमेंट ने रिव्यू किया कि इजराइल क्या कंप्लाई कर रहा है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के सिद्धांतों के साथ, एंड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया दैट सर्टेन आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू इजराइल पोज्ड अ रिस्क ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तीसरा जो इन्होंने डिस्कस की है चीज़ वो है लीगल गैप इन इंडियाज़ लॉ। Unlike the UK or European countries, India's domestic laws don't have clear provisions requiring an assessment of a country's compliance with IHL when exporting defense goods। इन्होंने कहा कि भाई UK और यूरोपियन कंट्रीज़ के तरह इंडिया के जो डोमेस्टिक लॉज हैं उसमें कुछ क्लियर प्रावधान नहीं है कि भाई वो आप फोर्स करेंगे कि आप असेसमेंट करेंगे दोबारा से कंट्री कंप्लायंस कर रही है IHL के साथ कि नहीं कर रही है, आप अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करंट इंडियन लॉ, अभी जो इंडियन लॉ है वो कौन सा है? इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एक्ट ऑफ 1992 है।
दूसरा है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 2005। ये देता है डू गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है सरकार को टू रेगुलेट एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, इंक्लूडिंग डिफेंस गुड्स भी इसमें शामिल हैं। हाउएवर दीज लॉज ओनली कंसिडर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ये कानून सिर्फ कंसिडर करते हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, और जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, बट दे डोंट रिक्वायर अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ वेदर द रेसिपिएंट कंट्री कंप्लाइज विद IHL, मगर इससे कोई थॉरो एग्जामिनेशन करने के लिए कंपेल नहीं करते हैं ये कानून कि भाई आप जांच करें थॉरोली कि भाई रेसिपिएंट कंट्री कंप्लाई कर रही है IHL के साथ या नहीं। व्हाट द सुप्रीम कोर्ट कुड हैव डन, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती थी इन पास्ट केसेस, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यूज़ किया था इंटरनेशनल लॉ टू फिल गैप्स इन डोमेस्टिक लॉ में जो गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडियन लॉज रेगुलेटिंग एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन IHL। अगर हमारे पास भाई कोई ऐसे स्पेसिफिक कानून नहीं है जो रेगुलेट कर सकें एक्सपोर्ट्स को बेस्ड ऑन IHL, द कोर्ट कुड हैव डन समथिंग सिमिलर हियर, कोर्ट ऐसा ही कुछ कर सकती थी। इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द केस एज फॉरेन पॉलिसी के अंदर डाल के इसको डिसमिस करने के बजाय कुछ ऑर्डर दिए जा सकते थे, कुछ डायरेक्शन दी जा सकती थी, कुछ गाइडेंस दी जा सकती थी। इट कुड हैव अप्लाइड इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल, उसने इंटरनेशनल लॉ के कानून अप्लाई कर सकते थे। इंडिया एंड इंटरनेशनल लॉ ऑन आर्म्स ट्रेड, द मोस्ट रेलिवेंट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन दिस इशू इज, जो सबसे रेलिवेंट ट्रीटी है इस इशू पे वो है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, विच एम्स टू रेगुलेट द ग्लोबल आर्म्स ट्रेड, जो जिसका एम है वो ग्लोबल आर्म्स ट्रेड को रेगुलेट करना। इसके अंदर जो आर्टिकल 6.3 है ऑफ द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी वो क्या कहता है, बार्स आर्म्स एक्सपोर्ट्स इफ द एक्सपोर्टर नोज द वेपन्स विल बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम, कि भाई आप एक्सपोर्ट रोक सकते हैं अगर वेपन जो है इस्तेमाल होगा कमिट वॉर क्राइम करने के लिए। आर्टिकल 7 कहता है स्टेट असेस करें वेदर देयर एक्सपोर्ट विल कंट्रीब्यूट टू सीरियस वायलेशन ऑफ IHL, क्या जो उनके एक्सपोर्ट हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू सीरियस वायलेशन ऑफ IHL। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू ATT, सो इट्स नॉट बाउंड बाय दिस ट्रीटी, इंडिया ने तो साइन ही नहीं किए तो इंडिया इज नॉट बाउंड बाय दिस ट्रीटी। हाउएवर पार्ट्स ऑफ इट रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, बट इसके जो पार्ट हैं, कुछ जो चीज़ें इसमें मेंशन की हैं वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा हैं, विच स्टिल इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल नॉर्म, जो कि कहीं अनकहीं एक इन्फ्लुएंस है, एक नॉर्म है। India's obligations under international humanitarian law, even though India has not signed the ATT, it is bound by other international laws like Geneva Convention, मगर जेनेवा कन्वेंशन से तो बाउंडेड है। कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन, कॉमन आर्टिकल 1 क्या है जेनेवा कन्वेंशन का, रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर IHL, वो इंश्योर करें कि IHL का रिस्पेक्ट हो रहा है। This means that if India knows that its defense exports could be used to violate IHL, अगर इंडिया को पता है कि उसके जो डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू वायलेट IHL, इट हैज़ एन ऑब्लिगेशन नॉट टू सप्लाई दोज वेपन, उसके पास ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे वेपन ना सप्लाई करे। ICJ रूलिंग इन निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूलिंग दी है कि भाई दिस केस क्लैरिफाई दैट कंट्रीज हैव अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन नॉट टू असिस्ट अदर स्टेट्स in violating IHL. Explanation of legal concepts mentioned in the article. अब हम legal concept जो इन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन किए हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, ये क्या है? दिस एक्ट रेगुलेट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन इंडिया, ये रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को भारत में। द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेज दिस लॉ टू डिसाइड व्हाट गुड्स कैन बी ट्रेडेड इंटरनेशनली, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है इस कानून का ये डिसाइड करने के लिए कि भाई कौन से गुड ट्रेड किए जा सकते हैं इंटरनेशनली, इंक्लूडिंग डिफेंस इक्विपमेंट। इट एंश्योर्स दैट ट्रेड पॉलिसीज अलाइन विद नेशनल इंटरेस्ट, ट्रेड पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रही हैं, बट इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली रिक्वायर चेकिंग द IHL कंप्लायंस ऑफ कंट्रीज रिसीविंग वेपन, मगर ये कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है कि आप IHL के नॉर्म्स के साथ कि कंप्लायंट है कि नहीं वो कंट्री।
इसको चेक करें। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005, ये क्या है? दिस लॉ इज फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल दैट कुड बी यूज्ड टू डेवलप सच वेपन्स। इट empowers the government to prohibit the export of goods that could help in creating weapon of mass destruction. However, does not mandate checking if the recipient country respects IHL. कुल मिला के इसमें भी वही है, आप प्रोहिबिट तो कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, पर इसमें कोई मैंडेट नहीं है कि आप चेक करें ही करें कि भी दूसरी जो देश है वो जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। लीगल गैप क्या है इंडियन लॉ में? देयर इज अ गैप इन इंडियन लॉ कंपेयर टू कंट्रीज लाइक यूके, नीदरलैंड। क्या है? वाइल इंडियाज लॉज रेगुलेट डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडिया के जो कानून है रेगुलेट तो करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, they don't explicitly require an evaluation of whether the importing country complies with IHL. explicit requirement नहीं है कि भाई आप जो दूसरी देश है वो इम्पोर्ट जो वो कॉम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ। जो देश आपसे वेपन ले रहा है वो IHL के साथ कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं है। This leaves room for improvement in ensuring that India's defense exports don't contribute to violation of international law. इससे हमें ये जाहिर होता है कि भाई लॉ इस तरीके का बनना चाहिए कि डिफेंस एक्सपोर्ट इस तरीके से ना इस्तेमाल हो सके कि कोई इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो जाए। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान क्या था? दिस वाज द लैंडमार्क केस इन इंडिया डेल्ट विद सेक्सुअल हैरासमेंट एट द वर्क प्लेस। इसमें सेक्सुअल हैरासमेंट जो वर्क प्लेस में हुई थी उसके रिगार्डिंग ये था। द सुप्रीम कोर्ट यूज इंटरनेशनल लॉ, specifically the CEDAW Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, क्या? CEDAW to fill gaps in Indian domestic law and establish guideline, गैप फिल करने के लिए इंडियन डोमेस्टिक लॉ में और इस्टेब्लिश करने के लिए गाइडलाइंस को। द केस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट शोज हाउ इंटरनेशनल लॉ कैन बी जुडिशली इनकॉर्पोरेटेड व्हेन देयर आर गैप्स इन डोमेस्टिक लॉ। ये केस एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है बिकॉज ये बताता है कि इंटरनेशनल लॉ को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है गैप्स को फिल करने के लिए डोमेस्टिक लॉ में। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या थी? ATT इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स to prevent human rights violations and war crime. इसका आर्टिकल 6.3 कहता है कंट्रीज कैन नॉट एक्सपोर्ट वेपन्स इफ दे नो द रेसिपिएंट विल यूज देम टू कमिट वॉर क्राइम। आर्टिकल 7 कहता है कि रिक्वायर कंट्रीज टू असेस द रिस्क ऑफ देयर आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू IHL वायलेशंस। तो चीज़ तो ये सारी कह रहे हैं। इंडिया इज नॉट साइन दिस ट्रीटी, मगर इंडिया ने ट्रीटी साइन ही नहीं करी है, सो इट्स नॉट लीगली बाउंड बाय इट। हाउएवर सम प्रिंसिपल्स ऑफ दी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रिवेंटिंग आर्म एक्सपोर्ट दैट कंट्रीब्यूट टू वॉर क्राइम आर कंसिडर्ड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा माना जाता है। कैन स्टिल इन्फ्लुएंस कंट्रीज एक्शंस। जो निकारागुआ यूनाइटेड स्टेट्स का जो केस था वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, दिस केस इन्वॉल्व Nicaragua accusing the United States of supporting rebel forces and violating international law. International Court of Justice ने रूल किया कॉमन आर्टिकल 1 of the Geneva Conventions imposes a negative obligation on states. They must not support actions that violate IHL. This case is relevant because it establishes that countries should not provide weapons if they know those weapons will be used to commit war crime. इस आर्टिकल का मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि भारत के जो सिस्टम है अभी फ़िलहाल उसमें कुछ गैप है। सुप्रीम कोर्ट या जो लीगल हमारा सिस्टम है वो इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल कर सकता है। ATT हो, FTA हो, WMDA हो, इसमें चाहे कुछ भी गैप हो, आप चाहे ATT की सिग्नेटरी ना हो बट जेनेवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी तो हैं। आप एक देश के ज़िम्मेदार एक देश हैं, मतलब इस वर्ल्ड के एक ज़िम्मेदार देश हैं, तो उसके अंदर आपने एटलीस्ट ऐसा काम तो करना ही है जिससे कि जो आपके जो बेसिक सिद्धांत हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वो तो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपके पास ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे लॉज होने चाहिए जिससे कि गैप ना हो जिसमें और जिसका गलत फ़ायदा ना उठाया जा सके। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।